कि I was the youngest physio in 2016 to go in Olympics. At the age of 25, I was in Olympics. I love to treat the complex injuries. मैं उस बंदे का कम समय में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। जैसे मैं कटरीना के साथ काम किया, तो कटरीना को जब उन्होंने धूम 3 की शूटिंग कर रही थी, तो जो मलंग सॉन्ग नहीं है जिसमें वो घूम के आना था, हाँ बिल्कुल, हाँ उसके टाइम पे वो जो लाइक ऊपर से नीचे आ रहे थे, उसमें उनका स्पाइन रोटेट हो गया, जो कि उसके लिए काफ़ी टाइम बहुत सारे फिजियोस के पास गए, जो कि ठीक नहीं हुआ। तो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग है, तो उन्होंने बोला कि इट इज़ लाइक आफ्टर 15 years आई एम फाउंड समवन हु इज़ वेरी साइंटिफिक अबाउट सम इंजरीज एंड ऑल, एंड समवन हैज नरेटेड हर कि वो इंजरी कैसे हुई थी। उसके बाद मैं यामी गौतम के साथ काम किया हूँ, फिर शॉन इब्राहिम, शाहिद कपूर। वो टेक्निक में क्या होता है कि जैसे भी आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जितनी भी है जिस लेवल पे, उससे मैं 30 to 40% इंस्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता हूँ, और मैं मजाक नहीं कर, मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं करता हूँ, और इवन उससे आपका लाइक जो इम्पैक्ट हो बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। लोग बिलीव नहीं करते कि इतना चेंज एक दिन में आ कैसे सकता है। जैसा एक MBBS की कोर्स होता है, वैसा फिजियो का भी कोर्स होता है 4.5 years का। तो हम वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो एक MBBS करने के लिए लोग पढ़ते हैं। हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, MBBS में 1 साल की इंटर्नशिप होती है। बस हमारी इंटर्नशिप का तो बाकी जो कोर्स ड्यूरेशन होता है सेम होता है। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो पहले लोग स्पोर्ट्स में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं देती थी, उनको कुछ मिलता नहीं था। अभी टैलेंट आ रहा है, तो अभी मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद हम चाइना या USA को कॉम्पिटिट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद यादव, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को भी इन्होंने ट्रीट किया है, जैसे कैटरीना कैफ, जॉन अब्राहम, यामी गौतम, एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो आज हम उनसे समझेंगे कि ऐसी कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए अपनी लाइफ में, जिसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट हम समझेंगे कि क्या सर्जरी से भी बचा जा सकता है फिजियोथेरेपी के द्वारा। तो स्टे ट्यून, पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, चाहे वो नी पेन हो, माइग्रेन इश्यू हो, सर्वाइकल का पेन हो, सब कुछ समझेंगे। वेलकम टू द शो अरविंद भाई, थैंक यू सो मच आज आने के लिए, और थैंक यू उनको भी जिन्होंने आपका रेफरेंस दिया बिहाइंड द कैमरा है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे आपने 2 बार इंडियन टीम के साथ आप ओलंपिक्स में गए हो, 2 बार एशियन गेम्स में गए हो, तो फिजियोथेरेपी करते हुए, एथलीट्स को ट्रीट करते हुए इस इंडस्ट्री में आपको कितना टाइम हो गया लगभग? थैंक यू कार्तिक फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपको बताऊंगा, दिस इज़ लाइक कि मेरी जो करियर की स्टार्ट हुई थी वो स्पोर्ट्स टीम से हुई थी जी। मैं 2012 में पास आउट हुआ था, और 2013 से मैं स्पोर्ट्स टीम के साथ। ओके। और उसमें मेरा जो मेजर वर्क रहा है वो इंडियन आर्चरी टीम के साथ रहा है। ओके। जो कि मैंने उनके साथ 2013 में स्टार्ट करी, और फर्स्ट टाइम उनके साथ मैं एशियन गेम्स गया, फिर 2016 में ओलंपिक्स गया, 2020 में नहीं जा पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, और उसके बाद मैं 2024 में ओलंपिक्स गया था उनके साथ। और मैं आपको बताना चाहूँ कि आई वॉज द यंगेस्ट फिजियो इन 2016 टू गो इन ओलंपिक्स। एट द एज ऑफ 25 आई वॉज इन ओलंपिक्स। ओके, नाइस। सो मैं ना आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रील देखी, जहाँ पर आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, वो एक्सपीरियंस बहुत सरियल था, क्योंकि आप अभी देश के प्रधानमंत्री के साथ हो और उनके साथ बातचीत कर रहे हो, तो उन्होंने स्पेशल थोड़ा टाइम निकाला था जस्ट बिकॉज ऑफ उनके जो सारे प्लेयर्स, सारे एथलीट को एड्रेस करने के बाद, जब भी उन्होंने लंच के टाइम पे सबको बुलाया था, तो उस लंच के टाइम पे वो थोड़े टाइम सबके साथ फ्रेंडली बात कर रहे थे। ओके। तो उस ड्यूरेशन में मेरे को भी थोड़ा टाइम मिला, तो मैं उनसे साथ बातचीत कर रहा था। तो उन्होंने पहले पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं बनारस से हूँ। तो वो बात पे उनको थोड़ा सा लगा, क्योंकि वो उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनारस से ही है जी। फिर ऐसे थोड़े 1-2 चीज़ और बातचीत की, उन्होंने बोला आप कैसे कर रहे हो सब। फिर मैंने बोला कि सर मेरी भी डेट ऑफ बर्थ आपकी इतनी है, सेम 17 सितंबर है। तो वो बात पे बहुत खुश हो गए, और उन्होंने मेरे को टैप किया। अच्छा, वही शायद वीडियो में भी है ना? में देखा रहे। ओके, तो मतलब पर्सनली उनसे बात हो जाती है अगर ऐसे प्लेयर्स वगैरह मिलते हैं, जब वो इनवाइट करते काफ़ी, हैं? हाँ बहुत ही फ्रेंडली हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। ओके। मतलब उन्होंने आपको आज मिले, वो आपके 10 साल बाद भी जिससे मिले,
उन्होंने उनके पहले टाइम पे उनसे क्या बात करी थी वो उनको याद था। वो भी याद है। वो भी याद है, क्योंकि अभी मैंने जब भी उस टाइम पे मेरा भाई चानू को मिले, हम लोग इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में गए थे, तो मतलब वो जब भी पास आउट हो रहे थे सबके साथ हाई बॉल बोलने के, तो मेरा और हम खड़े थे ऐसे। तो उस भीड़ में भी उन्होंने मेरा को पहचाना और पूछा कि आपका कमर का पेन कैसा है, जस्ट बिकॉज कि ओलंपिक से पहले उसको बैक पेन था। तो उस बात से आप सोच सकते हैं कि मतलब उस भीड़ में भी उनको वो बंदी याद है और उसको बैक पेन था ड्यूरिंग द मैच, वो बात उन्होंने वहाँ पे पूछा। तो सोच सकते हैं कि वो कितना ध्यान रखते हैं सब चीज़ों को। ये ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो कि मतलब किसी का भी ना मोरल बहुत बूस्ट कर सकते हैं कि यार पीएम को अभी भी याद है। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है और मतलब उन्होंने प्लेयर्स को हमेशा मोटिवेट करते हैं। मतलब इवन देखा जाएगा तो इस बार अभी जितने एक्सपेक्टेड मेडल थे नहीं आए, फिर भी उन्होंने किसी के को डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने हर किसी को एकदम अच्छे से मतलब ग्रेसफुली बोला कि आप लोगों ने मतलब हार के नहीं आए हो, आप लोग सीख के आए हो। वो एक उनका वाक्य था जो कि सबको काफ़ी मोटिवेटिंग लगा। और उन्होंने ये भी बोला कि मेडल तो आते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, बट सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप देश को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे आपने अच्छा किया, पहले से अच्छा किया। मतलब अभी देखा जाएगा तो पिछले ओलंपिक्स के कंपैरिजन में हम लोग ने एक मेडल कम आया, बट इस बार हमारे 9 मेडल्स जो मिस हो गए, जो ब्रॉन्ज मेडल थे। जी। और ब्रॉन्ज मेडल एक ऐसा चीज़ होता है कि जैसे उसके लिए लड़ना पड़ता है। गोल्ड और सिल्वर तो मतलब उसमें तो आपको ये श्योर होता है कि हाँ कोई एक मिलेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडल होता है वो ब्रॉन्ज मेडल होता है, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ देना पड़ता है। तो गोल्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो ब्रॉन्ज मेडल होता है। जैसे अभी हॉकी टीम ने दो, क्योंकि उनको पास था या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो वो जो फोर्थ पोजीशन होती है बहुत दुखदाई होती है, हाँ, वो फोर्थ बहुत ज्यादा चुभती है। क्योंकि वो बहुत दुखदाई था। और इस बार हमारे मतलब 9 जो लोग थे, 9 मतलब टीम में डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में, हम लोग 9 गेम में मतलब 9 इवेंट्स में हम लोग 4th नंबर थे। हम इतना क्लोज थे उन 9 और वो मेडल्स। सोचो, हाँ, और उसमें भी बहुत सारे जो थे बहुत ही एकदम क्लोज थे। हम्म। मतलब वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चला गया। और वो एक होता है कि ओलंपिक का जो प्रेशर होता है बहुत डिफरेंट होता है। मतलब उसमें बोलते हैं कि मतलब एक नॉर्मल आदमी कितना भी बोलेगा प्रेशर नहीं लेता, बट उसको भी प्रेशर आता है और वो फील होता है। तो एक चीज जैसे अभी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। तो अभी ना सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल हो रहा था कि इंडिया ने अब तक टोटल ओलंपिक्स में 41 मेडल्स जीते हैं, राइट। और चाइना ने इस बार 90+ मेडल जीते हैं। तो ना एक कंपैरिजन किया जा रहा था। अब इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद ये कंपैरिजन एक तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारे एथलीट जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, वो डेफिनेटली चाहते हैं मेडल, उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट की हुई है उस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज इतने से दे रहे हैं और उनसे एक्सपेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि वो भर भर के मेडल लाएं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है क्या अभी? देखिए, मैं आपको सिचुएशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे आपको पहले बताता हूँ। जब हम 90s में थे, जब हम 90s के किड को मतलब ये बच्चा खेलने जाता था तो माँ बाप मार के बोलते थे पढ़ाई कर ले। बिल्कुल, पढ़ाई कर। तो उस जनरेशन से अभी हमें स्पोर्ट्स फील्ड में जाने के लिए, स्पोर्ट्स जनरेशन जाने में थोड़ा वक्त लगा है, क्योंकि हमने भी कुछ मेडल जीते हैं, लोग अच्छा करे तब जाके चीज़ें बदली हैं। तो पहले लोग स्पोर्ट्स में आना नहीं चाहते थे। जैसे भी मान लो जब भी कंपटीशन, जब आपके नेशनल लेवल पे कंपटीशन ज़्यादा होगी तब आप इंटरनेशनली भी ज़्यादा टैलेंट लेके जा सकते हैं। तो पहले लोग स्पोर्ट्स में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं देती थी, उनको कुछ मिलता नहीं था। बट अभी पिछले 10 सालों से जब गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ किया है कि लोग अभी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं। उसका फ़र्क अभी देखिए, अभी आप कोई भी चीज़ें थोड़े दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देखिए इंडिया बहुत सारे गेम में इंटरनेशनली बहुत सारे इवेंट में अच्छा कर रहा है। बट ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे प्रेशर बहुत आता है। तो अभी जो हमारे 9 मेडल्स नहीं आए, वो 9 आए नहीं आए होते तो हम 9 से मतलब 15-20 मेडल आते थे, 15 के ऊपर आते थे। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, जो चीज़ें फ्रेंडली हो रही है, लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, मतलब अभी गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया लगाई है। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स से मतलब यूथ जो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, स्कूल नेशनल्स खेल रहे हैं, अपने डोमेस्टिक में मतलब जूनियर सब जूनियर टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो उससे अभी टैलेंट आ रहा है। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद हम चाइना या यूएसए को कॉम्पिटिट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि एक रात में आप इसको ऐसे कर दोगे कि प्लेयर खड़ा कर दिया। देखिए, अभी एक रात में तुक्के से तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जब भी आपका जितना ज़्यादा आपका ग्रास रूट डेवलप हुआ रहेगा उतना ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं। तो ग्रास रूट डेवलप होने के लिए मतलब सब हर एक जगह, हर एक गांव, हर एक जगह, सब जगह से खेलना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अभी कंट्रीब्यूशन कर रही है, स्कूल लेवल पे ज़्यादा कर रही है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जो लोग खेलते थे वो सिर्फ खेलते थे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। तो उन सब चीज़ों से मतलब लोगों को लगता था कि जो खेल रहा है। बट अभी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को एक इक्वली बांट रही है कि प्लेयर जितना ज़्यादा एजुकेटेड रहेगा
उसका जो थॉट प्रोसेस होगा वो काफ़ी चेंज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा थॉट प्रोसेस, जितना एजुकेटेड रहेगा तो उसका थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बहुत इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि 90s में ये था कि स्पोर्ट्स को एज ए करियर देखा ही नहीं जाता था, मतलब बच्चा खेल रहा है तो थप्पड़ पड़ जाएगा। अब वो एक थोड़ा सा शिफ्ट आया है पेरेंटिंग में भी कि अगर बच्चा चाह रहा है और दिखता है कि टैलेंट है तो एकेडमी में या इस तरीके से बूस्ट कर रहे हैं। अब एक ना, जैसे बचपन में मैं थोड़ा बहुत जब खेला करता था तो मतलब इस तरीके की आम लोगों में ना एक स्लैंग चलती है कि आप अगर फिजिकली इन्वॉल्व होते हो गेम से पहले, है ना, तो फॉर एग्जांपल सेक्स में, तो उसका परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट आता है। ये फैक्ट है या क्या है? देखिए, ये मिथ है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए, आपको मैं नाम तो नहीं लेने पाऊंगा। देखिए, जब पिछला बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, राइट जी, अभी उसमें एक टीम थी जो कि पिछले 2 मैच कंटिन्यूस हारी थी। ओके। बट वो लोग स्ट्रेस थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें करी, कुछ नहीं हुआ, बट उनको फ्री छोड़ा। उसके बाद देखा वो लोग ने वर्ल्ड कप जीत ही गए। तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, जैसे ये मिथ होता है कि आप उसको किस तरह से लेते हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि उसकी वजह से कुछ ख़राब होगा। गॉट इट। अरविंद भाई, आपने करियर में बहुत सारी इंजरीज वगैरह देखी होंगी, तो कोई कभी स्पेसिफिक इंजरी देखी है जो बहुत ही ब्रूटल लगी हो आपको कि यार ये तो एक्सट्रीम केस था? देखिए, ऐसा इंजरीज तो बहुत सारे और होती रहती, और मेरे को एक चैलेंज बहुत बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, कि जो कोई बोलते हैं ना कि ये नहीं ठीक हो सकती, वो चैलेंज मैं लेना बहुत पसंद करता हूँ। उसमें रिसेंटली एक मेरा एथलीट था, बॉक्सर, जो कि इस ओलंपिक्स में गया था, निशान देव करके। और वो पिछले ओलंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा था, जस्ट बिकॉज कि उसको एक शोल्डर इंजरी थी जिसमें उसको इन्फ्लेमेशन थे। और वो इन्फ्लेमेशन ऐसा था कि वो लोग उसको ट्रीट कर रहे थे, बट वो बढ़ता जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू ट्रीट वन ऑफ माई प्लेयर, बॉक्सर विकास कृष्ण, ही इज लाइक 3 टाइम ओलंपियन। तो मैं उसको ट्रीट कर रहा था। विकास टोल्ड मी कि इसको एक बार देख लेगा क्या। तो व्हेन आई ट्रीटेड हिम जस्ट सॉ, तो मैंने देखा कि उसको पूरा ऐसा शोल्डर पे, मतलब ऐसा जलने के जैसे नहीं होते, वैसे वैसे थे। तो मैं पूछा क्यों कर रहा था, बोला कि उसको हीट थेरेपी दे रहे हैं, उसकी वजह से उसको हो गया। देन मैंने उसको बोला भाई तू एक MRI कर ले, कुछ तो सीरियस लग रहा है। तो पहले तो मना किया, क्योंकि उसकी जो टीम फिजियो थे उन्होंने मना कर दिया। बट मैंने बोला भाई देख, आई कांट ट्रीट यू बिकॉज आई फाइंड समथिंग सस्पिशियस। तो जब भी उसने MRI किया तो उनके पंखे फट गए, क्योंकि उसको इन्फ्लेमेशन था और काफ़ी डीप था, जो कि उसके बोन के अंदर तक जो ऑसिफिकेशन होता उसके अंदर था, अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर। ओके। तो उसका ऐसा था कि यदि वो उसको नहीं निकालता तो उसका शोल्डर कट करना पड़ता था। उसके बाद उसने इमीडिएटली सर्जरी करी। अगर वो उस चीज़ को उन्होंने उस टाइम पे राइट टाइम पे डायग्नोज करी होती तो पिछला ओलंपिक खेला हुआ था। ओके। तो एक वो है। और जो अभी तक मैंने सबसे लाइक बोलूँ कि जो सबसे डेंजरस और काइंड ऑफ सबसे डिफ़िकल्ट ट्रीट करी है, एक मेरा पेशेंट है मुंबई का। ही हैज़ लाइक कि उसकी 2 बैक सर्जरी हो चुकी थी एंड ही वाज अबाउट टू गो फॉर 3rd बैक सर्जरी, और वो 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था, और उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। बट अब उसका जो अल्फा L4 का जो इन्फ्यूज़न किया था उसकी वजह से उसको बार बार क्रैम्प आते थे। और मतलब मेरा एक प्लेयर है रोहित चिल्लर करके, उसने मेरे को बोला भाई ऐसा ऐसा है, एक बार देख लेगा क्या। तो मैंने देखा, फिर बोला भाई कुछ कर सकते हैं। मैं बोला भाई देख, अभी जो सिनारियो है उस हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ आई कैन ट्राई। क्योंकि भाई उसको देख के मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि वो जिस हिसाब से था, मतलब उसकी ना तो मसल कुछ बची थी ना कुछ बचा था, क्योंकि उसकी मसल बहुत वीक थी, उसका कंडीशन बहुत वीक था, मतलब उसको ऐसा, और वो 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था। होप ही बिल्कुल कम हो गई थी। और वो मतलब फिर मैं बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर अराउंड 3 to 4 सेशन के बाद उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए। फिर वो बंदे ने, मतलब वो नेवी से रिटायर था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी उसको उसने नेवी से रिटायरमेंट ली। फिर 3rd to 4th सेशन के बाद वो बोलता है सर मेरे को एक जॉब का ऑफर है, मैं करूँ कि नहीं करूँ। मैं बोला भाई तू 5 मिनट नहीं बैठ पा रहा था, अभी 1 घंटा बैठ रहा है, अभी मैं उस चीज़ में तो को क्या बोलूँ। फिर उसको एक उम्मीद तो जगी थी, तो उस उम्मीद की वजह से बोला सर आप हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसने मतलब वो बैंक की जॉब एक्सेप्ट करी, और उसके बाद 4th मतलब 1 महीने बाद वो मतलब 9 आवर्स कंटिन्यूस जॉब करता था। और आज 3 साल हो गए, मतलब अभी अब उसके सेशंस, मतलब मेरे को अभी ऐसे कि मैं 1 महीना बाहर रह लूँ तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। बट यदि मैं मुंबई में हूँ तो एटलीस्ट उसको 2 सेशन देना पड़ता है।
फिजियोथेरेपी को हम बहुत अच्छे से आगे चल के डीप में समझेंगे, क्योंकि इसके अराउंड ना बहुत मिथ्स हैं कि अगर ये एक बार स्टार्ट कर दी तो करनी ही पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते इस तरीके से। बट उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, है ना, ऐसा कभी हुआ है कि किसी को फिजियो देने गए और गेम ही बदल गया हो, वहां एकदम से माहौल ही बदल गया हो? ऐसा एक बार ही हुआ था। तो क्या हुआ था? क्योंकि मैं गया था, मतलब विकास एक मेरा अच्छा दोस्त है, वो एक मतलब वो ओलंपियन भी है और एशियन गेम्स का 3 टाइम मेडलिस्ट है। तो उसके घर गया था मैं हरियाणा में, तो उसको ट्रीट करने गया था। तो उसने उसका एक मतलब उसका ब्रदर इन लॉ था, उसको बैक इंजरी थी और वो ही इज़ लाइक इन आर्मी में काफ़ी, हाँ मतलब कर्नल है कुछ तो है। तो आया हुआ था, विकास ने उसको बोला कि देख लो, और उसका इंजरी ऐसा था कि वो 10 से 15 साल तक था और उसने काफ़ी चीज़ें कर ली थी बट ठीक नहीं हो रहा था। और उसका ऐसा था कि वो बोलता था तो उसकी बैक की मसल हिलती थी। ये कैसे हो रहा है? पता नहीं, उसका मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि वो बोलता था तो उसकी बैक की सारी मसल हिलती थी। इतना ख़राब सिचुएशन था। तो अब बिकॉज आई हैव स्पेशलाइज इन देयर इज़ वन टेक्निक विच इज़ बी एक्टिवेटेड। तो उसके थ्रू क्या होता है कि मतलब आई रीसेट द बॉडी इन लाइक वेरी पावरफुल पोजिशन। तो मैं जब उसको ट्रीट कर रहा था तो देयर वाज लाइक कि उसमें क्या होता है कि आदमी क्रेजी भी हो जाता है, क्योंकि उसके जो थॉट प्रोसेस होते हैं उसको कंबाइन करने के टाइम पे अलग अलग होते हैं। जब उसको ट्रीट किया उसके बाद उसको काफ़ी हो गया, और उसके बाद उसकी एनर्जी जब लेवल बढ़ी तो उसको फीवर आ गया। तो उसके बाद मैंने बोला था ठीक है कि मतलब अभी तो उसको काफ़ी बेटर हो गया। तो रिलीज़ के बाद क्या था कि मसल थोड़ी सी थी तो मैं उसको कपिंग कर दिया। तो कपिंग करने के बाद वो रात को उसको फीवर आ गया तो सो गया, यहीं पे गया नहीं। सुबह जब वो अपने घर गया तो उन लोगों ने देख के पागल हो गया कि क्या है ये तो रेड रेड हो गया। उसने जाके अभी वो घर पे उसको कुछ बोला नहीं, वो समझा नहीं पाया कि क्या हुआ था। फिर उसके जो ससुर था वो आ गया मेरे पास, बोलता चल तेरे को उधर चौराहे पे लेके जाते हैं। तब मेरे को हरियाणवी उतनी नहीं आती थी, तो मेरे को क्या था, मैं तो बोला चल लूँगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। फिर वो विकास को बोला मैं इसको लेके जाता हूँ, इसका पंखा फाटूंगा, ऐसा कुछ तो बोला उसने। फिर विकास बोला कि क्यों भाई, बोलता नहीं उसने उसको लाल लाल कर दिया, ये वो ऐसा वैसा। ओके, वो उस डायरेक्शन में ले गए कि कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत हो गया। फिर विकास ने बोला कोई दिक्कत नहीं, उसको ये नहीं जाएगा, उसको फिर समझाया। फिर मैं बाद में मेरे को बताया कि वो तेरे को उधर ले जाके पीटने वाले थे। ये हरियाणवी टोन में हाँ। झटका देने की बात चल रही थी। ओके। अभी ना सोशल मीडिया पे एक बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने को मिलते हैं कायरोप्रैक्टर के, ना वो हड्डियां चटकाते रहते हैं, बैकबोन, लेग मसल, ये वो। तो देखने में वो बड़ा सेटिस्फाइंग होता है, वो साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं। तो ये साइंस क्या है और ये सेफ है या नहीं है? देखिए, कायरोप्रैक्टिस का एक ट्रेंड है और इंडिया में एक सब चीज़ सबसे बताऊं तो लोगों को जो चीज़ दिखता है ना वो लोग करना चाहते हैं, जो कोई नया होता है। बट वो सबसे बड़ा मतलब अभी आपको कोई इंजरी है तो आप कायरोप्रैक्टिस के पास मत जाओ। सिर्फ आपको लगे मस्कुलर ऐसा स्टिफनेस ऐसा कुछ है तो जाओ, क्योंकि वो कायरोप्रैक्टिस में ऐसा बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे पेशेंट गया है और वो जो इंजरी थी उससे ज़्यादा बढ़ा के आया हुआ है। क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, जब भी एडजस्ट करते हैं तो उसमें जॉइंट के में से नाइट्रोजन आता है जिससे आपको लगता है कि हाँ बहुत रिलैक्स हो गया, बट उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है। ये काफ़ी पॉपुलर है अमेरिका में, बिकॉज वहाँ पे लोग बैठते ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उनको होता है। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो एक इंजरी ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको एक रिलैक्सेशन दे सकता है। आपको रिलैक्सेशन के लिए तो जाना है तो जाइए, बट वरना मत जाइए। क्योंकि एक तरह से मतलब वो बोलते हैं ना कि कायरोप्रैक्टिस इज किलिंग द पीपल। ओके, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि देखिए अभी इंडिया में कोई एक या दो जो सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर, बाकी सारे लोग सिर्फ ऐसे ही हैं, एक दिन के वर्कशॉप करने के बाद कायरोप्रैक्टर बने। तो एक दिन में आप कोई भी चीज़ के मास्टर नहीं बन सकते हो। बिल्कुल। तो मतलब इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वर्थ इट नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा एक पेशेंट था, मतलब वो के कायरोप्रैक्टर्स के पास गया। अब उसको उन्होंने कायरोप्रैक्टिस दी और उसको बाद 4 मेडिसिन दे दी, एकदम जो टॉप मोस्ट पेन किलर है वो दे दी, 1 हफ्ते खानी है। अब उसके पास ऑलरेडी इंजरी थी, अब वो 4 दवाई खा रहा, तो उस दवाई के बाद उसको पेन कम होगा 1 हफ्ते, बट 1 हफ्ते बाद तो उसकी इंजरी बढ़ गई ना। बिल्कुल। तो एक तरह से लाइक यू आर किलिंग पीपल बाय इनवाइटिंग देम एंड जस्ट चार्जिंग टू मच। अरविंद भाई, अब थोड़ा सा ना फिजियोथेरेपी को डिकोड करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो इंडिया में जैसे एक जो इमेज है ना फिजियोथेरेपिस्ट की, वो ऐसी है कि मतलब बहुत ही वैसे नहीं देखते हैं कि यार ये ट्रेन्ड प्रोफेशनलर हैं, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरीके से देखते हैं कि यार ठीक है, लाइटली लेते हैं। जैसे मेरे घर का एग्जांपल बताऊं, अभी पिछले 6 हफ्ते से मेरे फादर के शोल्डर में पेन है, और मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, पूरी फैमिली बोल चुकी है, बट फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना। तो थोड़ा सा समझाइए, एक तो फिजियोथेरेपिस्ट होता कौन है,
वो हम्म। क्या करता है और किन लोगों को जाना चाहिए? देखिए फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं कि वो अनप्रोफेशनल है। देखिए जैसा एक एमबीबीएस की कोर्स होता है वैसा फिजियो का भी कोर्स होता है 4.5 years का। तो 4.5 साल का? 4.5 साल का कोर्स होता है। तो हम वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो एक एमबीबीएस करने के लिए लोग पढ़ते हैं। हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। एमबीबीएस में 1 साल की इंटर्नशिप होती है। बस हमारी इंटर्नशिप का होता है, बाकी जो कोर्स ड्यूरेशन होता है सेम होता है। तो हमें वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, हर एक स्टडी करनी पड़ती है, हर एक डिजीज़, हर एक मेडिकेशन सबके पास के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके क्या फ्लॉस हैं, क्या अच्छा चीज़ है, सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो फिजियो होता है वो ऐसे ही मतलब चला आता है, बट वो एक अच्छा तो क्वालिफाइड होता है और वो हर चीज़ पढ़ा के आता है। ओके। और जैसे इंडिया में इस समय बैक इंजरीज जो हैं वो बहुत, मेरे ख्याल से मैं डेटा देख रहा था 90 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बैक प्रॉब्लम है, और ये शायद ज़्यादा ही होगा। देखिए आपको इंडिया की तो छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड की बात बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, 95% जो इंजरीज होती है बैक इंजरीज होती है। ओके। क्योंकि एक स्पाइन एक ऐसा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। ये मतलब कि आपको आपका नाम भी लिखना है उसमें भी स्पाइन का यूज़ होता है, और सबसे निगलेक्टेड चीज़ होता है जो बॉडी में इंसान निगलेक्ट करता है वो स्पाइन को करता है। क्योंकि आप सब चीज़ के लिए, आप वर्कआउट के लिए भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो, आप सब चीज़ की करोगे, बट स्पाइन की, बैक की कोई नहीं करता। आप जिम में गए, आपने सब कुछ किया, बट हाँ स्पाइन नहीं स्पाइन की। के। तो इस वजह से जो बैक इंजरीज होती हैं, क्योंकि आप अलग अलग पोस्चर में बैठते हो, आपको आराम मिलता है, बट वो आराम जो थोड़े टाइम का जो आराम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बॉडी को क्या होता है कि बॉडी आराम देखती है, बट उस आराम के जो मसल होते हैं ना, वो एक अलग ग्रुप ऑफ मसल काम करने लगते हैं। जब वो मसल छोड़ देते हैं, जो प्राइमरी मसल काम करना छोड़ देती, तब फिर धीरे धीरे मतलब आपके कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और फिर वो धीरे धीरे इंजरीज में कन्वर्ट होते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब आपका बैक है वो एक तरह से आपका कोर, हिप बोलते हैं ना, ये कहावत है ना, योर हिप नेवर लाइज। तो आप जो सबसे ज़्यादा इंजरीज का जो रीज़न होता है वो हिप की वजह से होता है। आपका हिप जितना मोबाइल है आप उतने अच्छे हो। ओके। बट हम जैसे जैसे सिंक्रोनाइज बैठते हैं, अलग अलग जैसे बैठते, उस वजह से जो हिप की वजह से बाकी जो हमारे बॉडी के, लोअर बॉडी के, अपर बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होने हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ें बढ़ने लगती। तो एक सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो हिप की वजह से होता है। और जो हमारा बॉडी का एनर्जी सिस्टम होता है वो कोर में होता है। ओके। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एनर्जी सिस्टम मतलब। क्योंकि देखिए अभी जैसे आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी करना है, आपको खड़ा होना है, बैठना है, जब आप हिप का यूज़ नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो और आप जब भी बैठ भी रहे तो आप उसमें किस पे बैठ रहे हो, ग्लूट्स पे बैठ रहे हो। तो ग्लूट्स वो सारे सिंक्रोनाइज किसकी वजह से, हिप की वजह से। तो वो एक ऐसा रीज़न। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो बताता हूँ कि जो बैक इंजरी होती है, अब देखिए कोई एक ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं बैक स्पेशलिस्ट हूँ। कोई ऐसा नहीं चैलेंज कर सकता कि मैं बैक की सारी इंजरी ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक बैक एक सिंपल चीज़ें होती हैं बट उसको एक कॉम्प्लेक्स इंजरी बन जाती है। तो और बहुत सारी फैंसी एक्सरसाइजेज लोग करते हैं बैक इंजरी में, बट नहीं, जितना आप सिंपल, जितना कोऑर्डिनेटेड रहोगे वो उससे जल्दी ठीक हो सकते हो। क्योंकि बैक इंजरी होती क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो हमारा बॉडी होता है वो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जब डिवाइड होता है तो दो चीज़ों में होता है। तो उसको कनेक्ट करने वाला बहुत सारा नहीं है, एक इकलौती मसल जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट करती है, श्वास। ओके। और 99% लोगों में श्वास काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि अब आप बैठते हो तो अभी अलग पोजीशन में बैठ रहे हो, तो श्वास जब स्टक हो गई तो श्वास जब काम नहीं करती तो, और बहुत टाइम पे ऐसा है कि मसल आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस मसल की भी स्ट्रेंथनिंग होती। तो जब आपकी श्वास काम नहीं करती तो श्वास का काम आपका क्वाड्रिसेप्स करेगा या हैमस्ट्रिंग करेगा या दो करेगा। तो उस सिचुएशन में थोड़े टाइम के बाद जब वो मसल, जब उस हैमस्ट्रिंग पे एक्स्ट्रा लोड आता है तो अब वो मसल ओवरलोड हो जाती है। ओके। उस वजह से फिर चीज़ें बदलती रहती हैं, फिर वो एक टाइम क्या आएगा कि वो मसल गिव अप कर देगा, उसकी वजह से इंजरी बढ़ती। श्वास अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो जब इस आपका देखा रहेगा जो सबसे ज़्यादा इंजरी लोगों को होती है लंबर में L4 L5 S1 की बाद ही होती है। तो श्वास का जो ओरिजिन होता है L4 L1 के स्टार्ट होता है और पीछे आपके मतलब हिप में आके डिस्क वो होता है, इंसर्ट होता है। तो जितना ज़्यादा श्वास टाइट होगा वो आपकी स्पाइन को आगे खींचता रहता है। लोग बोलते हैं कि लॉर्डोसिस होता है। लॉर्डोसिस क्यों होता है? जस्ट बिकॉज स्पाइन ज़्यादा टाइट, श्वास ज़्यादा टाइट होता है तो आपकी स्पाइन को आगे खींचने लगता है। ओके। तो उस वजह से वो खींचती है। और उस जब भी वो वजह से जब श्वास ज़्यादा टाइट हो जाता है तो आपकी बैक मसल इनएक्टिव हो जाती है। ओके। तो श्वास को स्ट्रॉन्ग करने का कोई एक्सरसाइज पर्टिकुलरली कौन सी हो सकती है, या लाइफस्टाइल उसको कैसे कर सकती है? उसका देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है वो बहुत ज़रूरी होती है।
अभी देखा रहेगा तो हर इंडिया अभी 80% लोग नॉर्मल ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो जो आपका डायफ्राम है वो डोम सेफ होता है ना, उसके जैसा होता है। और हम जब ब्रीथ करते हैं, शैलो ब्रीथ करते हैं, तो हम जस्ट थोड़ी 30% लंग्स में हवा भरते हैं और उसके बाद हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो आप जितना डीप ब्रीथ लोगे, तो आप जब डीप ब्रीथ लोगे तो आपका लंग्स जो श्वास मतलब जो डायफ्राम को नीचे पुश करेगा, तो आपके लंग्स में हवा भरी जाएगी। तो जितना ज़्यादा लंग्स नीचे प्रेस होगा, जब आप डायफ्राम, जब इसलिए जो बोलते हैं हम कि आपको डायफ्राम मतलब पेट से ब्रीथ करनी चाहिए। जब आप पेट ब्रीथ करते हो तो आपका टमी ऊपर आना चाहिए। तो जब भी टमी बाहर आएगा तो आपका डायफ्राम नीचे आएगा, तब आपके जो लंग्स हैं उसमें आप हवा, लोअर लंग्स में हवा भरोगे। जितना ज़्यादा आपके लोअर लंग्स में आप ब्रीथ करके हवा भर रहे हो, उससे ज़्यादा फिर आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। और ब्रीदिंग बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी जो भी बॉडी के सारे मतलब रिसाइकल, मतलब जो भी आपके ऑर्गन को कितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, कितना नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो ब्रीथ के थ्रू जाता है। क्योंकि आप जो भी कुछ खाते हो वो सांस के थ्रू ही आपके हर एक छोटे छोटे बॉडी के हर एक पार्टिकल को जाता है। और जैसे आपको एक बताता हूँ कि एक बार में आप जितना भी ब्रीथ करते हो उसका 55% ब्रेन को जाता है। 55%? हाँ, 55% ब्रेन को जाता है, बाकी 45% में आपका पूरा बॉडी, ये पूरी बॉडी काम चलाती है। तो इस वजह से जब आप स्ट्रेस होते हो, ज़्यादा प्रेशर आता है, तो बॉडी, ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रेस में थकावट भी शायद इसलिए ही फील होती होगी जल्दी। हाँ, कि जस्ट बिकॉज कि ब्रेन ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जब भी ब्रेन ज़्यादा सोचता है तो ऑक्सीजन और ज़्यादा लेता है। गॉट इट। और तो कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो सकती है जो श्वास को स्ट्रॉन्ग कर सकती है? देखिए, श्वास फर्स्ट चीज़ होती है कि आपकी श्वास काम कर रही कि नहीं, वो एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। कैसे चेक होगा वो? उसकी टेक्निक है, तो अभी मैं यहाँ पे तो यहाँ तो नहीं, आप मेरे को कुछ ट्यूटोरियल वगैरह भेजना, वो मैं शो करता हूँ। क्योंकि देखिए वो जो श्वास होता है, क्योंकि श्वास यदि आपका काम कर रहा है तो मतलब आप बहुत ही एनर्जेटिक हो, बहुत ही पावरफुल हो। और मैं आपको बताऊं कि मतलब वो एक उस टेक्निक के थ्रू, जैसे बोलते हैं ना, गधे को घोड़ा बना सकते हो, इतनी पावरफुल होती है। ओके। जब आपकी मसल आपके राइट टाइम पे क्लिक कर जाए तो उस टाइम पे आप बहुत ही पावरफुल हो सकते हो। बट यदि आपकी मसल क्लिक नहीं हुई तो आप कितने भी बड़े पावरफुल हो, आप कुछ नहीं कर पाते। गॉट इट। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान है, अभी सबकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी है कि ऑफिस में 8 घंटे बैठना है, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे, यंगस्टर्स को जो ऑफिस में 6 से 8 घंटे बैठ रहे हैं, कि ये डूज हैं 3 और ये डोंट्स हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों को कंटिन्यूस ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि हर एक आधे पौने घंटे में थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ी वॉक करो, उसमें थोड़ी बहुत मोबिलिटी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आपका जो प्रोफेशन है, आपको लंबा बैठना है और लंबे टाइम तक जॉब करनी है। क्योंकि एक बार एक कोई भी ऑक्यूपेशन में जाते हो तो उस हिसाब से आपका बॉडी अडाप्ट हो जाता है। तो आप उसको जितना ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकते हो, थोड़े थोड़े जो डूज एंड डो करके, कि मतलब आप सबसे ज़्यादा ट्राई करो कि बीच में ब्रेक लो, उस ब्रेक में आप थोड़ी ब्रीदिंग करो, थोड़ा मोबिलिटी कर लो। और दूसरी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें लोग निगलेक्ट करते हैं, पानी। ओके। क्योंकि उसकी वजह से जब भी आप स्ट्रेस ज़्यादा हो, कुछ भी करते हो, तो बॉडी, हर चीज़ में आपका हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता मैं है। भी पी लेता हूँ। तो उस टाइम पे आपको पानी ज़्यादा पीना है। और थोड़ी बहुत मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हैं जो आप ऑफिस में कर सकते हो, क्योंकि चेयर पे भी कर सकते हो, थोड़े वॉक करके भी कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। और दूसरा सबसे चीज़ है कि लोग ऑफिस में जाते हैं तो नेक आगे करके बैठते हैं, तो जितना आपका नेक न्यूट्रल होगा उतना अच्छा है। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेक आगे लेके जाते हो, तो आप समझ लो कि यदि एक मतलब थोड़ा सा भी नेक आगे लेके आते हो तो आप एक्स्ट्रा मतलब 30-40% लोड आपके पूरे बॉडी को दे रहे हैं। क्योंकि वो पूरा स्पाइन आपका बियर कर रहा है। ये तो मेरे ख्याल से वर्क से ज़्यादा मोबाइल, क्योंकि यूजुअली इंसान ऐसे यूज़ कर रहा होता है। क्योंकि आज देखिए, अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को सेल फोन से हो रही है, जो भी, क्योंकि वो एक तंत्र बीच में को हम लोगों ने उसको सेल फोन इंजरी भी बोलते थे, मतलब एल्बो। क्योंकि लोग बेंड करके रखते हैं हमेशा, और उसकी वजह से मतलब एल्बो में क्रैम्प होता है, एल्बो शॉर्टनिंग होती है, क्योंकि आपकी कंटिन्यूस वो प्रोसेस हो जाता है। उस प्रोसेस में फिर आपका नेक स्पाज्म हो जाएगा, बैक स्पाज्म, शोल्डर एल्बो स्पाज्म, और नेक पकड़ लेता है। ओके। तो वो एक काफ़ी बीमारी हो रही है लोगों को, कि लोग उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। ठीक है। तो बैठने का सिटिंग पोस्चर कौन सा सही है? मैं सही बैठा हूँ इस समय? देखिए, आप अभी इस टाइम पे सही बैठे, क्योंकि आप एक कुछ ऐसा कर नहीं रहे। कर बट नहीं जैसे रहा। हाँ, जब भी आप कोई भी ऐसा मतलब ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, टेबल पे, लैपटॉप, पीसी पे, इंसान ऐसे हो तो जाता है हाँ, एकदम। तो आप उस टाइम पे आप एटलीस्ट इतने कंफर्टेबल हो कि मतलब बिना एफर्टलेस, मतलब आपकी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े, कि आप वो काम करने के टाइम पे आपको डिफिकल्ट हो। तो अभी बहुत सारे ऑफिस में अभी इंडिया में, क्योंकि लोगों की जो चेयर है वो काफ़ी उनके कंफर्ट के हिसाब से नहीं है,
तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ का हाइट वेट, जो उनके हाइट के हिसाब से वो एडजस्टेबल चेयर बना रहे हैं, जिससे कि उनको लंबे टाइम तक बैठने में ईजी रहे, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी के वो काम कर सके। लॉन्ग आवर्स में आपकी चेयर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। बहुत क्रूशियल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो कैमरे के पीछे इंसान है ना, इसको बैक इंजरी हो गई थी चेयर की वजह से। होती है कि मैं आपको बोलता, आपका सिटिंग पोस्चर, आपका वॉकिंग स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक आपको तो आप वॉक कर रहे हो, आपका पैर थोड़ा सा बाहर लेके जाते हो, मतलब द मोमेंट यू टेक योर फुट लिटिल आउटसाइड, आपका ग्लूट्स काम करना बंद कर देता है। अच्छा, जो लोग थोड़ा सा इस तरीके से चलते हैं पैर, तो उसमें आपका ग्लूट्स काम नहीं कर रहा, तो आप आपके बैक से वॉक कर रहे हैं। ओके, तो स्ट्रेट चलना चाहिए पैर, मतलब जो पंजा है वो सीधा होना चाहिए। पंजा हमेशा सीधा रखो, जितना आप स्ट्रेट रखो उतना आप ग्लूट का इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम जो छोटी चीज़ें अल्टर करते हैं उससे हमारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो अभी ऐसा नहीं कि मतलब आपको छींक भी आती है ना, और मतलब सर्दी भी होती है, वो आपकी वजह से आप खुद इन्वाइट कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप जितना, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका ब्रीदिंग साइकिल। यदि आपकी ब्रीदिंग काफ़ी अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास में हो रही है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद यही कारण रहा है कि हमारा, अगर इंडिया का हम कल्चर देखें, उसमें ना प्राणायाम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली प्राणायाम ब्रीदिंग ही है। हाँ, देखिए अभी जो योग है इंडिया का, जो सबसे बड़ा हम बोलते हैं हमने योग दिया है। अभी देखा था योग जब से मतलब योग हमने इंटरनेशनली किया है, तो अभी बहुत सारे लोग जो फॉरेन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन गए योगा के, वो लोग अभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अभी इंडिया में तो योगा के लिए कोई सर्टिफिकेट, मतलब अभी जो पुराने कॉलेजेस हैं उसके अलावा तो नहीं है। तो अभी वो लोग इंडियंस को आ रहे हैं यहाँ पे, सीख रहे हैं योगा, और वहाँ पे जाके वो सर्टिफिकेट एक कोर्स बना के दे रहे हैं, जो हमसे सीख के हम कोई नहीं। तो हम इंडिया में सबसे बड़ा चीज़ जो मिस होता है, हम डॉक्यूमेंट नहीं करते चीज़ों को। ये हमने ना एक पॉडकास्ट में सनातन डिस्कशन किया था, उधर जो गेस्ट आए थे महिम तिवारी जी, उन्होंने भी सेम चीज बोली थी। क्योंकि देखिए हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमारी सारी चीज़ें हमारी हैं, बस वो हमसे और सीख के जा रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट करके वो हम पे कॉपीराइट यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ही से सीखा, उधर जाके उसका कोर्स बनाया और उसको लीगल उसमें ले गए बाइंडिंग में, और अब हमको ही सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो एक सर्टिफिकेट, तो एक तरह से बोलते हैं ना, सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है एजुकेशन का। तो अब वो हमसे सीख के हमको ही दे रहे हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, इस पे काम भारत को करना चाहिए। अब मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, और आजकल ये बहुत ना चलन में भी है, कपिंग थेरेपी, है ना, कि वो कप्स लगा लेते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत झोला छाप मतलब स्टोर्स भी दिखे जाते हैं इसके, कि यहाँ पर आके करवा लो। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, पहली चीज तो एक कपिंग थेरेपी है क्या, ये क्या बेनिफिट देती है और किन लोगों को करनी चाहिए? देखिए, कपिंग का कोई ऐसा बेसिक साइंस नहीं है कि उसके थ्रू इससे कुछ इफेक्ट मिलेंगे। बेसिकली जो मेरा मानना है, कपिंग इज़ लाइक जस्ट कि एक तरह से बोलते हैं ना डेजर्ट, आपने अच्छी ट्रीटमेंट दी, बट जस्ट उसको एक डेजर्ट के थ्रू थोड़ा सा जस्ट कि पेशेंट को भी अच्छा लगे, और जस्ट आपने रिलैक्सेशन के बाद थोड़े कपिंग लगा दिए, जिससे कि जो थोड़ी बहुत फेशिया हैं थोड़े रिलीज हो जाते हैं। इसका इतना ही, कपिंग से कोई भी ऐसा नहीं कि आप कोई भी बड़ी बीमारी या बड़ी टेक्निक ठीक कर सकते। तो डोंट यूज़ कपिंग फॉर लाइक कि उससे ये ठीक हो जाएगा, कि कपिंग कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। इट्स लाइक जस्ट लाइक अ डेजर्ट थिंग। ये आपने बहुत अच्छी बात। खाने के बाद आप डेजर्ट खाते हो तो उसका इतना ही यूज़ है, उससे कोई भी चीज़ ठीक नहीं सकते। और जो सबसे बड़ा मिथ है कि लोग फिजियो के पास जाते हैं तो लोग खुद बोलते हैं कि मुझे ये कर दो, वो बोलना नहीं है। मतलब आप उसके पास जाओ, आप उसको दे दो कि हाँ भाई मेरे को ऐसा है, मेरे को ये ट्रीट करना, मेरे को ये बीमारी है। बट सबसे बड़ी और चीज़ें मैं देख रहा हूँ इंडिया में कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि ठीक करने के लिए। लोगों को सिर्फ आते हैं कि भाई हाँ मेरे को ये ठीक करना है, उस चीज़ में करते हैं। मेरा जो मानना है कि मतलब आप इंजरी को मत ठीक करो, आप एक इंसान को ट्रीट करो। तो उसमें क्या है कि मतलब जैसे आपको बताऊँ कि आपने बोला आपको बैक इंजरी हुई है, बट वो बैक इंजरी क्यों हुई है वो कोई फाइंड आउट नहीं करता। रीजन क्या है? हाँ, रीजन क्या है वो कोई फाइंड आउट नहीं करता। आपने बोला मेरे को कमर में हाथ में दर्द है, उसको वहीं पे कुछ करेंगे, छोड़ देंगे। बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि एक कपड़ा है, अभी कपड़े को मतलब यहाँ से मैंने खींचा है, तो अभी थोड़े टाइम तो यहाँ पे दर्द होगा, बट वो खींचने की वजह से कहाँ पे उस कपड़ा खींच रहा है, वो सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट होती है। तो जैसे एक इंजरी एक जगह पे होती है तो उसकी वजह से जो चीज़ें अल्टर होती हैं वो चीज़ें भी करेक्ट करनी बहुत ज़रूरी होती है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते। उस वजह से होता है कि जो कोई भी इंजरी होती है वो रिकरेंट बार बार आती है। एग्जैक्टली क्योंकि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक मसल में जब इश्यू होता है तो वो दूसरे के ऊपर उसका लोड जाता है। हम हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आई तो आप हैमस्ट्रिंग को ठीक करके छोड़ दोगे, ये नहीं देखोगे कि
रियल रीजन क्या, क्योंकि देखिए अभी हैमस्ट्रिंग के बायमस्कुलर मतलब 2 जॉइंट वाला मसल है, तो अब उसमें इंजरी क्यों आती है? अभी हैमस्ट्रिंग क्यों आई? अभी हैमस्ट्रिंग में आई है तो मतलब कहीं ना कहीं आपके बैक या आपके ग्रॉइन या कहीं और चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग ओवरलोड हुई है। बिल्कुल। तो और लोग वो फाइंड आउट करना छोड़ देते हैं। और इंडिया में थोड़ा ये भी है कि लोगों को ना तुरंत रिजल्ट चाहिए कि यार ये है, इसको ठीक कर दो फटाक से। हाँ, मतलब देखिए कभी भी आप शॉर्ट टर्म शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए आपको हमेशा। और क्या होता है कि लोग फिजियो के पास आते हैं और पेन कम हो गया उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो आपका जो देखिए पेन सिर्फ पेन गया, बट अभी जब भी देखिए आपको बताओ एक इंजरी हुई है उसमें आपका भी जिस पेन हुआ है या स्वेलिंग आई है, जैसे आपको एक स्वेलिंग आई है लिगामेंट में या मसल में स्वेलिंग आ गई, तो आपका जो 1 महीने का प्रोसेस है ना ट्रेनिंग का वो खत्म हो गया। बिल्कुल। स्वेलिंग के बाद आपका जो स्ट्रेंथ डाउन हो जाता है, तो अभी इंजरी के बाद भी आपका जो मसल ग्रेड होता है 4-5, हम ग्रेडिंग बोलते हैं स्ट्रेंथ के साथ 1 2 3 4 5, तो जब भी इंजरी हुई तो ग्रेड कम हो जाता है, तो वो उस मसल को उस ग्रेड पे जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और हम क्या पेन खत्म होने के बाद हम सोचते हैं हाँ अब तो पेन खत्म हो गया, अब हमें ठीक हो गया। बिल्कुल। वो एक रीज़न है कि वो वापस आती है। जैसे भी फिजियो ने बोला रहेगा कि आपको 1 वीक एक्सरसाइज करनी है, तो लोग 2 दिन में लगेगा ठीक हो गया, तो तीसरे दिन नहीं करेंगे। तो सेल्फ ट्रीटमेंट हम ज़्यादा करते हैं, तो वो वजह से कि इंजरी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने कपिंग के बारे में बताया, तो उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेटली रिस्क भी होंगे, तो वो क्या है? देखिए अभी जो उसमें बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अभी बहुत टाइम पे, मतलब अभी एक देखा रहे हिजामा थेरेपी, जो कि काफ़ी लोग करते हैं, मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए जो हिजामा होता है उसमें क्या, वो छोटे छोटे कट्स करते हैं, उसके बाद वो कपिंग करते हैं, उसमें ब्लड आता है। आपको यदि वो ब्लड निकालना है तो इससे अच्छा ब्लड डोनेट कर दो ना। आप उस तरीके से क्यों नहीं, क्योंकि देखिए बॉडी में कोई भी खराब ब्लड नहीं होता, ओके। जो होता है ब्लड अच्छा ही होता है। हाँ, उसको प्रमोट हाँ, ऐसा बोल के हाँ, किया जाता है कि हाँ। आपका जो देखिए बॉडी इम्प्योर में हाँ, ब्लड है वो हाँ, निकल कोई रहा है। खराब ब्लड नहीं होता बॉडी में, जो उससे यदि आपको खराब ही निकालना है तो इससे आप ब्लड डोनेट कर। बट उस कट मार्क की वजह से जो आप छोड़ देते हो, तो उस कट मार्क की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे बैक्टीरिया आप इन्वाइट करते हो, जस्ट बिकॉज वो कट एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक तरह से वो अनहाइजेनिक अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो आई डोंट प्रमोट दैट थिंग। गॉट इट। ऐसी ही एक बहुत लुक्रेटिव सी, बहुत ही अच्छी सी देखने में थेरेपी लगती है कि जो यूजुअली हमने मूवीज में बहुत देखी है, निडल, ड्राई निडल, है ना, उसकी साइंस क्या है? देखिए जो ड्राई निडल है एक तरह से मैं बोलूँगा काफ़ी एडवांस लाइक मॉडर्न फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं मोस्टली इन लाइक जस्ट फॉर द क्विक थिंग। क्योंकि अभी अभी आपको बोलना है कि एथलीट है या कोई भी है, क्योंकि उनकी जो मसल्स होती है काफ़ी फटीग हो जाती है, टाइट हो जाती है, और तो अब उस टाइट मसल में जहाँ पे हम हैंड से पहुँच नहीं पाते, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है डीपर मसल होती है जहाँ पे हम हैंड से उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, तो हम उसको निडल करते हैं। तो वो निडल क्या करता है, जस्ट लाइक वी गिव अ माइक्रो ट्रॉमा टू दैट पर्टिकुलर टेंडन मसल्स। तो क्या करता है, जैसे वो टेंडन को हम माइक्रो ट्रॉमा देंगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो होगा, तो वो ब्लड फ्लो होगा तो हीलिंग स्टार्ट होता है। तो अभी एक बार निडल किया तो अराउंड 3 to 4 डेज़ का वो प्रोसेस होता है कि उस 3 to 4 डेज़ में वो बॉडी रिलीज़ होगा, रिलैक्सेशन होगा, वहाँ पे वुंड हील होगा। कि भी वो मतलब ट्रिगर में क्या होता है कि जब वो ट्रिगर नॉट बन जाता है तो उस नॉट में ब्लड फ्लो नहीं होता, तो मसल एक तरह से टाइट बैंड हो जाता है। तो उसको हमें इंजरी करके उसमें ब्लड फ्लो देते हैं, जिससे कि हीलिंग स्टार्ट होता है। ओके। तो वो बहुत टाइम पे मतलब काफ़ी इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। दैट इज लाइक आई से कि वन ऑफ द बेस्ट टू हील दैट लाइक काइंड ऑफ मस्कुलर इंजरीज। बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान से, एक्सपर्ट से करवाना नहीं होगा, क्योंकि अगर गलत जगह किया जा रहा है तो क्या उसका कुछ देखिए उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब अभी आप यदि कोई जिस बंदे को पता नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पे मैंने 1-2 जगह केसेस देखे हैं जहाँ पे कि मतलब उनसे इंजरीज हुई हैं, मतलब उन्होंने लंग पंचर कर दिए हैं। तो एक अभी तो न्यूजीलैंड में था, एक इंडिया में भी केसेस हुए थे। तो एग्जैक्टली क्या केस था? मतलब उन्होंने बैक पे निडल किया था, बट वो निडल साइज बड़ा था जिसकी वजह से लंग में घुस गया। ओके। तो लकीली वो राइट टाइम पे मतलब हॉस्पिटल पहुंच गया, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होने से बच गया। तो अभी जिसके साथ आप निडल करवा रहे हो, ट्राई करना कि वो एक बंदा काफ़ी एक्सपीरियंसड हो, क्योंकि वो क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है कि उसका जो रेड जोन एरिया है उसमें यदि निडल गाता है तो इरिटेशन होता है, बहुत टाइम पे यदि आर्टरीज फट गई तो दिक्कत होती है। ओके। बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बट रिस्क भी उतना ही है। हाँ। तो अगर इसको आप करा रहे हो ड्राई निडल थेरेपी, तो सर्टिफाइड एक्सपर्ट जिसको एक्सपीरियंस हो उसी के थ्रू करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे अभी सबसे बड़ा जो फैक्ट इंडिया में है कि मतलब जो लोगों को क्या सीखना बहुत है।
और लोग शॉर्टकट बहुत मारते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ड्राई नीलिंग सिखाते हैं तो उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं मतलब उन्होंने एक प्रोसेस होता है लंबा टाइम का, क्योंकि आपका जो बॉडी का बेसिक्स एनाटमी पता होने के बाद आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी मैं एक फॉरेन इंस्टीट्यूट का बंदा हूँ जो मैं सीख के आया हूँ। अभी आपने नॉलेज लिया इतना, आपको समझा इतना, आप समझने के बाद आप कितना सिखा पाओगे, इतना, इतने में से वो कितना सीखेगा, उसका फिर वही प्रोसेस हाँ। स्टार्ट तो वो होगा। प्रोसेस हो, तो उस चीज़ में जो अभी बहुत टाइम पे क्या लोगों को शॉर्टकट सीखना है। अभी इंडिया में बहुत सारे, हमारे फील्ड में बहुत सारे मतलब मिसगाइडिंग लोग भी ज़्यादा हैं कि लोगों को पैसे क्विक पैसे कमाने के लिए लोग वर्कशॉप सिखाते हैं 5,000 में 10,000 में। उससे क्या है कि वो सिखाते हैं और उसके बाद अब वो बंदे को तो पता नहीं है ना, वो तो बिल्कुल। पैसे दे के, अब वो आपने 5 चीज़ें सिखाई, वो 5 में से एक सीखा, उसकी वजह से बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं कभी कभी। बिल्कुल। तो मेरा जो एडवाइस है लाइक लोगों के लिए कि भाई हाँ, आप जा रहे हो तो एक अच्छे बंदे को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप जाइए। बिल्कुल, ये शायद उस एग्जांपल से भी समझ में आता है जो आपने बॉक्सर वाला बताया था कि उनको ट्रीटमेंट ही गलत मिल रहा था। क्योंकि देखिए अब उसकी वजह से अब उसका एक ओलंपिक्स मिस हो गया, मे बी उस टाइम पे वो करियर के काफ़ी अच्छे अपने पीक पीक पे थे, हाँ लाइफ यू टर्न ले सकती थी वहां हाँ से। उस टाइम, और इस बार भी वो काफ़ी अच्छा किया, बट जस्ट बिकॉज कि थोड़े डिसीजन उसके फेवर में नहीं आए। अदरवाइज ही इज़ लाइक वन ऑफ द गुड प्रॉस्पेक्ट, मतलब आफ्टर विकास ही इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट लाइक बॉर्न टैलेंटेड बॉक्सर होते हैं ना, वैसा था। ओके, ग्रेट। सो ऐसा ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो आम घरों में चलता है कि हॉट बैग या फिर आइस थेरेपी जिसे बोलते हैं, ये किस कंडीशन में यूज करनी चाहिए? देखिए अभी जो मैं आपको बता दूं, सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आपको कोई भी इंजरी होती है, स्वेलिंग हो गया, स्प्रेन हो गया, कुछ अच्छा जर्क लग गया, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट्स टू बी आइस। इमीडिएटली जो वर्क करता इमीडिएटली है। हाँ, एटलीस्ट जो पहले भी यूज़ करते थे एटलीस्ट 48 आवर्स तक तो आइस ही यूज़ करते हैं। क्योंकि आइस क्या करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा नहीं, उसको कम सबसाइड करेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी आइस। और मैं पिछले 10 साल में तो मैंने किसी को मतलब हार्डली 1 या 2 केसेस होंगे जिसमें मैंने किसी को हीट फर्मेंटेशन एडवाइस किया होगा। अदरवाइज आई ऑलवेज बिलीव विथ माई आइस, और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आइस से। और अभी मैं आपको बोलता हूँ एथलीट में भी मतलब 80-90% हर टाइम पे वो लोग आइस यूज़ करते हैं। इवन लाइक पोस्ट ट्रेनिंग वी यूज़ लॉट ऑफ आइस बाथ, जो कि एक तरह से लाइक शॉर्ट टर्म रिलीज, मतलब जो बोलते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब जैसे घरों में क्या Relaxation. होता है, किसी को नी पेन है, किसी को बैक पेन है, या कोई भी ऐसा पेन है, तो यूजुअली हॉट बैग्स आते हैं, वाटर बैग्स आते हैं, लोग वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह अगर वो आइस यूज करेंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए आइस का एक चीज़ अच्छा है कि मतलब वो आपको कुछ ख़राब तो नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा तो ख़राब नहीं करेगा। बट हीट में बहुत टाइम पे क्या होता है कि चीज़ें बिखर जाती, जैसे कि निशान के केस में बोला, वो हीट था जिसकी वजह से उसकी चीज़ें बढ़ गई। हीट के केस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं? देखिए हीट क्या करता है, आपका इन्फ्लेमेशन, मतलब कोई भी जो वासोडाइलेशन करता है, जो जैसे एक मसल है उसका वासोडाइलेशन करेगा। यदि कोई मान लो इंटरनली कोई आपकी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, वो स्प्रेड हो जाएगी। ओके। बट कोल्ड से वो बढ़ेगा नहीं, वो वहीं पे सबसाइड कॉन्स्ट्रक्ट होकर वहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो अगर आप कोल्ड थेरेपी यूज कर रहे हो तो कोई अगर इशू है तो वो वहीं रुका हुआ है, बट हीट उसको स्प्रेड करेगी, स्प्रेड करता है क्योंकि डायलेट करता है, तो डायलेट के बाद बढ़ता है। ओके, ग्रेट। ऐसा ही एक घर घर में जो एक वो है कि पिलो यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी फैमिली में दोनों राय हैं, एक इंसान बोलता है अच्छा है, एक बोलता है बुरा है। देखिए यदि आपको मैं बताऊं, यदि पिलो यूज़ नहीं करते तो 90% स्पाइन इंजरी आप बचा सकते हो। पिलो यूज नहीं करते हो तो? नहीं करते हो, हाँ। पर नींद ही नहीं आती यार उसके बिना। देखिए वो हैबिट है, आप जैसे मान सकते हो। देखिए आप एक हैबिट एक दिन में तो आप बना नहीं सकते, तो उसके लिए टाइम लगता है। वो एक हैबिट आप पाल लोगे तो आप अच्छा करवाओगे। और पिलो देखिए जो लोग करते हैं कि नेक के ऊपर लगाते हैं, यदि आपको पिलो लगाना है तो आप ट्राई करना कि शोल्डर के लेवल से लगाओ। ओके, तो उससे एटलीस्ट आप रिस्क फैक्टर जो भी बचा सकते हो। मतलब इतना मोटा तकिया मतलब एटलीस्ट तकिया, इतना। देखिए तकिया ऐसा कुछ, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है कि हम ऐसा रखने के लिए, कि उसमें भी तो आप नेक पे कंटिन्यूस स्ट्रेंथ दे रहे हो। ओके, तो आपको यदि पिलो लगानी भी है तो आप यहाँ से एल्बो से लगाओ, तो एटलीस्ट कि आपका जो स्पाइन है पूरा एलिवेटेड रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड तो नहीं दे सकते। ओके, गॉट इट। डायरेक्ट नेक पे नहीं? डायरेक्ट नेक पे नहीं। गॉट इट। बट ना बाहर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो तकिया लगा के हम सो रहे हैं वो सपोर्ट कर रहा है, बट कुछ रियलिटी में वो नहीं कर रहा। क्योंकि आपका नेक ऑलरेडी स्ट्रेस में है ना, कंटिन्यूस स्ट्रेस में मसल। क्योंकि आप सोने क्यों जाते हो, रिलैक्सेशन के लिए जाते हो, राइट? तो उसमें आपका नेक तो रिलैक्स नहीं हुआ उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद भाई, जैसे आपने बहुत स्टार एथलीट्स के साथ भी वर्क किया है, सेलिब्रिटीज के साथ भी वर्क किया है, तो आप थोड़ा बताओगे कि किस तरीके के लोग
देखिए मैं अभी बहुत सारे एथलीट और एथलीट तो मेरे लिए कॉमन है क्योंकि उनके साथ मैं पूरा मेरा करियर ही उनके साथ है, बट सेलिब्रिटीज़ में मैंने थोड़े हैं। जैसे मैं कटरीना के साथ काम किया है, तो कटरीना को जब भी उन्होंने धूम 3 की शूटिंग कर रही थी, तो जो मलंग सॉन्ग नहीं है जिसमें वो जो घूम के आना था, हाँ बिल्कुल। हाँ उसके टाइम पे वो जो लाइक ऊपर से नीचे आ रहे थे उसमें उनका स्पाइन रोटेट हो गया था, जो कि उसके लिए काफ़ी टाइम बहुत सारे फिजियोज के पास गए जो कि ठीक नहीं हुआ। तो मैं नाइट फर्स्ट स्टार्टेड ट्रीटिंग है, तो उन्होंने बोला कि इट इज़ लाइक आफ्टर 15 years आई एम फाउंड समवन हु इज़ वेरी साइंटिफिक अबाउट सम इंजरीज एंड ऑल, एंड समवन हैज नरेटेड हर कि वो इंजरी कैसे हुई थी और उसको कैसे करेक्ट किया। बिल्कुल। तो क्योंकि उसको क्या था कि वो थोड़ा टाइम हर 1-2 हफ्ते बाद यदि वो सेशन नहीं लेती थी तो उसका स्पाइन एक साइड का रोटेट हो जाता था। ओके। तो दैट हैड हेल्प हर ड्यूरिंग, मतलब जब शादी से पहले उनके, उसके बाद मैं यामी गौतम के साथ काम किया हूँ, फिर जॉन अब्राहम, शाहिद कपूर। शाहिद को मैंने तब देखा था जब भी पद्मावत मूवी आ रही थी, उसके वही सॉन्ग के रिहर्सल के टाइम पे उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था। ओके, तो लॉन्ग लिस्ट है सेलिब्रिटीज की। तो सेलेब्रिटीज ओके नॉर्मल। ठीक है। सो आर्मी में जैसे भर्ती में जाना है तो फ्लैट फुट एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो उसकी कोई रेमेडी है फ्लैट फुट की, या जो घुटने जुड़ जाते हैं उसकी? देखिए जो नॉकनीज है वो भी थोड़े बहुत करेक्ट होते हैं, और अभी बहुत सारे में जो बहुत ज़्यादा है तो उसकी सर्जरीज होती हैं, बट जो नॉर्मल मिनिमल है उसको करेक्ट किया जा सकता है। और दूसरा जो फ्लैट फीट है, देखिए फ्लैट फीट 2 तरीका होता है, एक कंजेनाइटल होता है, एक जो कि मतलब जो हैबिचुअल होता है। जो कंजेनाइटल होता है उसको भी काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा यदि आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो दीपा कर्माकर, जो एक जिमनास्ट थी, मतलब जो रियो 2016 ओलंपिक्स में वो 4th नंबर पे रही मेडल आते आते। तो वो जो बचपन में थी वो फ्लैट फीट थी, फुल फ्लैट फीट, और जिमनास्टिक में फ्लैट फीट तो मतलब एक कम्प्लीटली, मतलब बोलते हैं ना अलग ही हो गया, अलग ही, मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं हाँ है। गेम में खेल ही नहीं सकती थी। तो बचपन में उसके जो कोच थे उन्होंने मतलब उसका पहले फर्स्ट फ्लैट फीट सही किया, बाद में वो जिमनास्टिक में आई। तो एक सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल ऐसी नहीं है। ओके। तो आपके पास देखिए, और क्या कि जब हम मॉडर्न एज में आए हैं तो अभी जब भी हम बहुत टाइम पे आपके शूज़ कैसे का सेलेक्ट करते हो, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके फुट को एक तरह से फ्लैट फिट में कन्वर्ट करता है। कौन कौन सी टेक्निक यूज हो सकती है इसमें? देखिए उसके लिए जो आपको जो जो आर्च होता है ना, आपका आर्च का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लैट फिट होने लगते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो जो योगदान है वो फ्लिप ऑन चप्पल होते हैं ना, वो आपके आर्च को कम करने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो लोगों को लगता है बहुत फैंसी है, बट वो सबसे आपके लिए अच्छा नहीं है। फ्लिप ऑन्स मत पहनो। क्योंकि देखिए उसमें आपकी ग्रिप नहीं है ना। देखिए ह्यूमन बॉडी मीन टू बी लाइक ऑन वॉक ऑन द हार्ड फेसेस, तो उसके लिए आप उसको जितना कुशन दोगे वो उतना अच्छा नहीं है। ओके। तो उसकी जो फ्लैट फीट करेक्ट कैन बी करेक्टेड, आप उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 8 महीने लगते हैं यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी आजकल मेरा एक दोस्त है, उसने एक कंपनी बनाई हुई है फुट बैलेंस इंडिया करके, उसके थ्रू वो मतलब कस्टमाइज आर्चेस बनाता है, जो कि मतलब एटलीस्ट आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको मेंटेन कर सकते हो कि जब भी उस चीज़ की वजह से। गॉट इट। अब ऐसे ही जैसे कई बार होता है एंकल ट्विस्ट हो गया, ठीक है, इसका तुरंत रेमेडी क्या होनी चाहिए? देखिए एंकल ट्विस्ट एक काफ़ी कॉमन चीज़ है, मतलब अभी बहुत टाइम पे होता है कि सब लोग चलते फिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। मेरे एक दोस्त है लवली शर्मा, वो तो सीढ़ी से चलते रहते भी, मतलब सो के उठी हैं, सोते सोते भी उनका एंकल ट्विस्ट हो सकता है। तो सोच सकते हो कि एंकल कैसे भी ट्विस्ट हो सकता है। ठीक कैसे करें, तुरंत क्या करें? देखिए उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आइस सबसे फर्स्ट रेमेडीज़ है कि आपको सबसे पहले इन्फ्लेमेशन कम करना है। दूसरा कि ट्विस्ट के बाद उसको कंप्रेस करके होल्ड रखो, क्योंकि जो कंप्रेशन के बाद जब भी होल्ड रखते हो नॉर्मल अलाइनमेंट के साथ, ओके। वो दूसरा चीज़ है। तीसरा फिर यू हैव आफ्टर 3 to 4 days व्हेन स्वेलिंग इज सबसाइडेड गो टू फिजियो, ही विल जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है इसकी, उसको तुरंत आइस ट्रीटमेंट दो। हाँ। सेकंड जो नेचुरल पोस्चर है उसमें उसको मेंटेन रखो, मेंटेन और फिर थोड़ी स्वेलिंग कम हो जाए तो फिजियो के पास जाओ। तो फिजियो के पास। गॉट इट। तो कई बार हम देखते हैं कि मूंछ आ गई है, तो हमें ऐसी दुकानें मिलती हैं कि पहलवान से आप ट्विस्ट करवा लीजिए, ये करवा लीजिए। ये चीज़ें रियली वर्क करती हैं? कुछ नहीं करती, मिथ है, बकवास होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कतई नहीं जाना चाहिए। देखिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब चीज़ें टूटी ना हो तो वहाँ पे कभी कभी हो सकता है, बट देखिए बहुत टाइम पे क्या लोग जाते हैं और जो चीज़ नहीं हुई होती उनके झटके से और बढ़ जाती है, और वो टाइम पे क्या होता है, वो जब झटक दे के आपको दवाई वाई लगा देते हैं और बोलते हैं ठीक हो जाएगा, और वो ठीक नहीं होता और वो नुकसान हो जाता है। और उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है, जो छोटी इंजरी होती है वो बड़ी इंजरी हो जाती है। ओके।
तो जैसे भी मैंने बताया था लवली शर्मा को, उन्होंने उस टाइम पे हुआ, उनको ज़बरदस्ती ले गए उनके पास, उन्होंने जर्क दे दिया और वो जर्क ऐसा हो गया कि वो बढ़ गई इंजरी, वो काफ़ी टाइम लग जाता है हील होने में। ओके, तो इसका सही तरीका ये है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, एक्सपर्ट के पास। पहले यदि कुछ ऐसा लग रहा है तो आप सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको एटलीस्ट प्रॉपर एडवाइस देगा, क्योंकि वो आपकी इंजरी को बिगाड़ेगा तो नहीं, लेकिन उसमें क्या, वो झटका देने से वो सिर्फ आपको थोड़ा टाइम, यदि मे भी कभी बहुत सारे में होता है कि जब इंजरी नहीं हुई है वो झटके में ठीक हो जाती है, बट वो एक पुराना तरीका था जहाँ पे कोई साइंस नहीं है, वो तुक्के वाली बात है, तुक्के कुछ वाली, के हाँ। लिए काम करेगी, मतलब कुछ के लिए उसमें नहीं। जब टूटा नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे से कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, वो कभी कभी एक 100 में से मतलब लाखों में एक काम हो गया, बट वो हमेशा हानिकारक ही है। बिल्कुल। ऐसी एक बहुत कॉमन चीज सुनने को हमको मिलती है कि पाँव भड़क रहे हैं, तो ये क्यों भड़कते हैं और इनका इलाज क्या है फिर? देखिए, पाँव भड़क रहे हैं मतलब वो एक तरह से बोलते हैं क्रैम्प आता है, और बेसिकली बहुत कॉमन है इंडिया में, क्योंकि विटामिन डी इंडियन लोगों में बहुत कम होती है। तो जब भी विटामिन डी3 की डिफिशियंसी होती है तो आपका मसल रिकवर नहीं हो पाता प्रॉपर। तो जब भी आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो थोड़ा लगता है, लेथार्जिक लगता है, बॉडी वीक लगती है, थोड़ा मतलब हीट जैसा लगता है, तो उसकी वजह से होता है। और इसको कंप्लीट करने का तरीका क्या है D3 को? डी थ्री के सॉल्यूशंस लो, या तो फिर उनके इंजेक्शंस आते हैं वो लो, क्योंकि वो आप एक बार ब्लड टेस्ट करोगे तो उसमें पता चल जाता है। कोई नेचुरल वे है इसको? देखिए, डाइट के जो थ्रू? डाइट के थ्रू उतना कुछ नहीं मिलता डी3, और जो सनलाइट में मिलता है वो जो 7 to 8 होता है, बट उस टाइम पे अभी उसके बाद जो सनलाइट लेते हो उसमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि उसमें ओजोन लेयर इतना ज़्यादा होता है कि आप सिर्फ स्किन बर्न करोगे। ओके, सो आपका इंस्टाग्राम पे ना मैंने एक हैशटैग देखा, दर्द का देवता, तो ये क्यों बोला जाता है आपको? अब बेसिकली क्या होता है कि मतलब मेरा जो वे ऑफ टेक्निक है ट्रीटमेंट देने का, वो थोड़ा पेनफुल होता है, बिकॉज कि मैं अभी जो जिस टेक्निक पे काम करता हूँ, वो बेसिकली लगता तो है कि उनको मैं बहुत प्रेशर दे रहा हूँ, बट मैं प्रेशर नहीं देता। तो उसमें क्या होता है, पेन बहुत फील होता है। तो उसमें मेरे बहुत सारे 2-4 प्लेयर थे, और लवली ने, इन लोगों ने मिल के मेरे को हैशटैग दे दिया दर्द का देवता। दर्द का देवता, ओके। आपकी एक्सपर्टीज क्या है एग्जैक्टली? देखिए, मैं अभी जो मेरा जो वे ऑफ टेक्निक है, मैं एक बी एक्टिवेटेड टेक्निक पे काम करता हूँ, जो कि काफ़ी मतलब एडवांस्ड है। मैं उसको उस टाइम पे यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी की परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट या स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और ये टेक्निक क्या है वैसे? वो टेक्निक में क्या होता है कि जैसे मैं आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जितनी भी है, जिस लेवल पे, उससे मैं 30 to 40% इंस्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। इंस्टेंट 30 to 40%, कोई भी मसल्स का, कोई भी ग्रुप ऑफ मसल्स, आपके लोअर बॉडी की बढ़ानी है, अपर बॉडी की बढ़ानी है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं करता हूँ। और इवन उससे आपका जो इम्पैक्ट हो, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। लोग बिलीव नहीं करते कि इतना चेंज एक दिन में आ कैसे सकता है। पॉडकास्ट के आज इसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल। ओके, अभी ना एक चीज बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि हाइट कैसे बढ़ाएं। तो क्या लटकने से हाइट बढ़ती है, पहली चीज? और दूसरी चीज, जो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में, ये रियली वर्क करते हैं? देखिए, लटकने से ऐसा कोई हाइट बढ़ता नहीं है, बट उसका एक लटकने का जो एक फंडा था, जो कि मैं उसको टेक्निकली इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ कि उससे जो आपका जो लॉन्ग प्रोसेस सिटिंग जो पोस्चर होता है, उस पोस्चर को आप थोड़ा एलोंगेट कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा टाइम आपको लगता है कि आप थोड़ी बॉडी लॉन्ग करें, क्योंकि जब आप बहुत देर तक बैठते हो तो आपका जो स्पाइन है कंप्रेस हो जाता है। तो थोड़ा लटकने से थोड़ा सा लॉन्गेटेड लगता है, तो मे भी आप 1-2 इंच लंबे दिखोगे, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और सप्लीमेंट्स काम करते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स कुछ काम नहीं करते, और जो इंडियन सप्लीमेंट्स है वो काफ़ी बहुत सारे मिक्सचर हैं, तो उस पर मैं भरोसा नहीं करता। कभी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भी स्टेरॉयड डाल के बेचती। ओके, फिजियोथेरेपी को थोड़ा इस तरीके से देखा जाता है कि आफ्टर सर्जरी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट रियलिटी ये है कि शायद फिजियोथेरेपी को अगर यूज करे तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े? हाँ जी, मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे एक कहावत होती है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत टाइम पे देखा, बहुत सारे जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट केसेस होते हैं, उसमें यदि आप पहले से यदि आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो जो नौबत आती है कि आपको सर्जरी करनी पड़े, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो बचा सकते हो। यदि आप उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, उनका लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, तो उसको बचा सकते हो। अभी जैसे स्पोर्ट्स में बताएं, बहुत सारे टाइम पे होता है कि लोग छोटी छोटी इंजरी को निगलेक्ट करते हैं, वो छोटी छोटी इंजरी ही बन के बड़ा बनती है। जब भी एशियन इंजरीज होती हैं बहुत टाइम पे, वो छोटे छोटे निगल होते हैं, उस निगल को लोग निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ती जाती हैं। बैक में भी बताऊं, लोगों को थोड़ा टाइम पे तो बैक इंजरीज आती हैं, तो लोग पहले निगलेक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा बन जाता है। जब वो
ऐसा हो जाता है कि उसके मसल, आपकी मसल, जॉइंट, नर्व्स तीनों कंबाइन होती है कि वो ऐसा कंप्रेशन हो जाता है कि फिर आपको सर्जरी लास्ट ऑप्शन देखनी पड़ती। बट यदि जैसे आपको कुछ निगल आती है तो आप राइट टाइम पे फिजियो के पास जाते हो तो वो बचा सकता है। अभी जैसे मैं एक बताऊँ, मेरा एक एथलीट था विशाल करके। अभी उसको उस टाइम पे था कि उसको हिप इंजरी थी, ग्रॉइन, हिप का। अब उसको उस टाइम पे सर्जरी बोल दिया था कि मतलब तेरे को सर्जरी करनी पड़ेगी। और वो मेरे को कांटेक्ट किया, तभी मैं बिज़ी था लीग में तो मैं उसको मिल नहीं पाया। ही वेटेड फॉर 6 मंथ। 6 महीने के बाद जब मैंने उसको ट्रीट किया तो अभी वो उस टाइम पे उसको जिस ऑर्थो को उसने दिखाया था उसने बोला था सर्जरी। बट अब वो जब मेरे सेशन के बाद 3-4 महीने बाद जब उसको मिला तो उसने बोला कि ये तो इंजरी उसको थी ही नहीं। तो एक तरह से बोलते हैं कि आप कैसे ठीक करते हो, क्या देखते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो सबसे बड़ा मोटो है कि ट्रीट द पर्सन, नॉट ट्रीट द कंडीशन। क्योंकि हर एक इंसान की जो वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ सिटिंग है, वे ऑफ कल्चर, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। तो उस डिफरेंट में वो एक एनाटॉमिकल जो पोस्चर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो जब आप इंसान को ट्रीट करोगे तो आप उसकी सब चीज़ों को ट्रीट कर पाओगे। जब आप एक कंडीशन ट्रीट करोगे तो सिर्फ वो आप एक पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट करके छोड़ दोगे। बिल्कुल, आप सिर्फ बैक पेन ठीक नहीं कर रहे हो फॉर हाँ, एग्जांपल, आप उसकी हाँ, लाइफस्टाइल ही चेंज कर रहे हो कि वो हाँ। आए ना। क्योंकि अब वो लाइफ स्टाइल, मतलब उसको बैक पेन क्यों आया था, सबसे फर्स्ट रीज़न है कि उसका इंजरी क्यों आई थी। अब वो इंजरी जब आप उसको पता कर लोगे कि किस वजह से आई थी, तब आप उस चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत टाइम पे क्या होता है कि जैसे अभी आपको बोलता बैक पेन, अब वो बैक पेन किस वजह से आता, वो सबसे बड़ा रीज़न है। अभी बैक पेन आपको हैमस्ट्रिंग की वजह से भी आता है, नेक की वजह से भी आ सकता है, आपकी टू पेन की वजह से भी आ सकता है। तो वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। सो एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बेटरमेंट आ जाए, छोटे छोटे चेंजेस? जैसे कि उसका फुटवेयर, आपका फुटवेयर आप फैशन के हिसाब से मत चूज़ करो। आपके पैर को कैसे सूट हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत टाइम पे, क्योंकि फुट है ऐसा है ना, फुट के साथ, फुटवेयर के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो। क्योंकि वो आपका फुटवेयर आपको कंफर्टेबल देना चाहिए, एटलीस्ट उसके साथ कोई चेंजेस ना हो जिसकी आपकी बॉडी में चेंजेस ना होने दे। तो आपका जो फैट फुट है वो चौड़ा है तो आप ट्राई करना कि आप चौड़े शूज़ भी पहनो। गॉट इट। लोग आज देखा रहेगा बहुत पॉइंटेड शूज़ पहनते हैं जिससे आप श्रिंक कर रहे हो, तो वो एक छोटा छोटा श्रिंक है, वो कंटिन्यूस आपके बॉडी के पूरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डिफर करता है। डिफर कर। दूसरा है आपका बेड। लोग बहुत टाइम पे देखा है कि लोग सॉफ्ट बेड यूज़ करते हैं। क्योंकि आप जब भी सो रहे हो तो आप सॉफ्ट बेड है तो आपका बॉडी रिलैक्स ना हुआ, पूरा टाइम कंटिन्यूस मसल आपका एडजस्टमेंट कर रहा है आपकी बॉडी के साथ। तो बेड हमेशा आपका फर्म होना चाहिए कि एटलीस्ट प्रेस करने पे वो प्रेस ना हो। तो जितना बेड आपका फर्म होगा आप उतने कंफर्टेबली सो पाओगे। तीसरा चीज़ होगा कि जो आपका तो वो पानी, वाटर, मतलब आपका जो बॉडी वेट है उस बॉडी वेट को 15 से डिवाइड कर दो। उससे जितना पानी आता है वो आपका एटलीस्ट डेली इंटेक होना चाहिए पानी का। उतना पानी पियो। हाँ, जैसे आप 60 केजी है तो 15 चौका 60, एटलीस्ट 4 लीटर्स आपको पानी पीना ही चाहिए। ओके। क्योंकि उतना आपकी बॉडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। एक चीज और पूछ सकते हैं, जमीन पे सोना सही होता है, खाट पे या बेड पे? देखिए वो तीनों चीज़ें अलग अलग मैटर करती हैं। देखिए ज़मीन पे भी आप सो रहे हैं तो फर्म है, तो आप किस तरह से, एक तरह से अच्छा हो। पहले के ज़माने में लोग खाट पे यूज़ सोते थे, वो इसलिए अच्छा होता था क्योंकि वो खाट ऐसा कर्व लेता था। तो कर्व में क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता था कि आपका स्पाइन, बैक सब अच्छे से एडजस्ट हो जाता था, इसके लिए खाट ज़्यादा प्रेफरेबल होता। हम जैसे जैसे प्रेफर, मतलब अपनी स्ट्रक्चर है अपने, बोलते हैं ना, कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करें बॉडी को। तो जो बेड होता है, बेड पे जो सॉफ्टनेस हमने लाई है वो कहीं ना कहीं हमारे पोस्चर को अल्टर कर रही थी, जिसकी वजह से सारी चेंजेस आई। तो अगर नंबर 1, 2 और 3 देना हो तो फ्लोर पे सोना सबसे बेस्ट है, कोई पतली शीट यूज कर रहे हो। सेकंड आप खाट है, एंड थर्ड इज जो है आपके कोजी बेड्स हैं। आई ऑलवेज प्रेफर लाइक आपका जो ज़मीन पे सोना या फिर खाट पे सोना। ठीक है। अभी इंडिया में अगर हम घरों में देखें तो हर घर में 1 या 2 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको नी में पेन है, घुटनों का दर्द जरूर है, स्पेशली फीमेल्स में। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्योर क्या है? देखिए घुटने का जो दर्द होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोगों का हिप का प्रॉब्लम, जो हिप की मोबिलिटी आपकी कम हुई तो मतलब आपके नी पे पेन होगा ही होगा। 90% नी पेन जस्ट बिकॉज ऑफ योर हिप का जो अलाइनमेंट बिगड़ा है इस वजह से होता है, वरना नी में कोई पेन होना नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि आपका हिप टाइट है जिसकी वजह से आपका क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग दोनों फटीग हो रहा है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो नी को कंटिन्यूस स्ट्रेस में लाता है। वो एक रीज़न है कि लोगों को पेन होता है। तो अभी आपको नी पेन बचाना है तो आपकी हिप मोबिलिटी बढ़ा लो। आपकी हिप मोबिलिटी अच्छी है तो आपको 90% नी पेन नहीं होगा।
और हिप मोबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाए? अभी देखिए मोबिलिटी का ऐसा रीज़न है कि देखिए आपकी जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब आप जैसे पैदा होते हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी सेम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बट हम डे टू डे स्ट्रेस में नहीं कर पाते। तो देर आर फ्यू मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, एटलीस्ट आप दिन में 3 या 4-5 एक्सरसाइज आप कर पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट 80% आपकी जो जॉइंट्स हैं, आपके मसल्स हैं, आपके जो भी एंड लिगामेंट्स उनको स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो। वो बेसिक चीज़ है, जैसे आप यदि वर्कहॉलिक नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, एटलीस्ट आप 3-4 बेसिक्स मोबिलिटी कर रहे हो, तो आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। और मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को हिसाब से कि ज़्यादा वर्कआउट या ज़्यादा वो सब करने से। तो आप कोई 3 या 4 एक्सरसाइज बता सकते हो जो कि हर इंसान को 10 या 15 मिनट निकाल के दिन में एक बार करनी चाहिए? हाँ जी, देखिए जो सबसे बेसिक्स होता है कि जैसे आप सो के उठते हो तो आप ट्राई करो कि आपके दोनों पैर ऊपर रखे आप 5 से 6 मिनट तक लेटो, जिससे कि आपको लो बैक, स्पाइन और हैमस्ट्रिंग तीनों को स्ट्रेस दोगे। तो एल शेप में सोना होता है ना, आप एल सुबह उठ के एल शेप में थोड़ी देर तक एटलीस्ट 5 मिनट तक लेट जाओ, वो एक जब सबसे ज़रूरी है। उसी चीज़ के बाद थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करके जिसको बोलते हैं ना हिप ओपनर बोलते हैं हम, उसमें आपका हैमस्ट्रिंग बैक उसकी ओपनिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद तीसरा चीज़ है जो फॉरवर्ड बेंडिंग होके आप जितना लेट थोड़ी देर के लिए मतलब 5 to 10 सेकेंड की उसके रेप्स कर लो, तो उसमें आपका पूरा स्पाइन का कंटिन्यूस स्ट्रेच हो जाता है। गॉट इट। तो उसमें आपकी जो भी मसल्स है सारे ओपन हो जाएंगे और आप पूरे दिन के लिए फ्रेश हो गया। गॉट इट। तो ये उठते ही करना है या कुछ देर वेट करके? आप देखिए आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको सिर्फ उठते ही करना, आप उसको दिन में कभी भी जब आप फुर्सत मिलता आप कर सकते हो, क्योंकि अभी इस मॉडर्न एज में हर कोई हम बेसिकली ज़्यादा चेयर पे बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो एक तरह से जब भी आप कंटिन्यूस बैठते हो या कुछ कर रहे हो, जैसे आप प्रोलॉन्ग ड्राइविंग करते हो, तो उस टाइम पे बाद पूरा बॉडी ऐसा सिंक्रोनाइज होता है, आपकी फेस या मूव होता है। जब फेस या ज़्यादा जब फटीग हो जाएंगे, एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो उसको आप मोबिलाइज कर सकते हैं। गॉट इट। सो अभी इंडिया में जो लाइफस्टाइल है ना, उसकी वजह से सर्वाइकल का पेन बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्या रेमेडी है? देखिए जो सर्वाइकल जो पेन हो रहा है, जो भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, जो भी चीज़ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम कंटिन्यूस नेक को फॉरवर्ड बेंडिंग करते रखते हैं और कुछ हम करके अभी कोई सीधा नहीं बैठे, सब लोग ऐसा नेक बेंड करके रुक जाएंगे। तो जो आप ज़्यादा जितना आप नेक फॉरवर्ड रखोगे, आपका पीछे जो C7 पे हम बढ़ता जाता है, वो हम की वजह से क्या होता है कि वो बॉडी कंटिन्यूस लोड ले रहा है। तो जब भी आपके मसल जितना फटीग होंगे, फिर आपको हेडेक भी होते हैं। तभी आप बोलते हैं माइग्रेन 80% माइग्रेन सर्वाइकोजेनिक होते हैं, जो कि ट्रीटेबल है, बट लोग उसको मेडिसिन खा के रखते हैं, क्योंकि जो अभी का नेक है आपको स्पेस नहीं देगा, तो आपके कंटिन्यूस मसल्स कंटिन्यूस स्ट्रेस में है, उस स्ट्रेस की वजह से हेडेक होने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर? उसका सॉल्यूशन है कि आपका नेक को रिलैक्स करवाओ, नेक का जो मसल है उसको रीअलाइनमेंट कराओ। जब ये देखा रहेगा कि अभी जब आप छोटे हो तो आपके नेक लंबे होते हैं, फिर जैसे एज प्रोग्रेस होती है नेक छोटे लगते हैं। उसका रीज़न है कि आपका जो शोल्डर है राउंडेड हो रहा है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग में जा रहे हो, और उस वजह से नेक छोटे हो जाते हैं, नेक कंटिन्यूस स्ट्रेच में जाते हैं, तो अभी जो जॉइंट की स्पेस होती है वो कम हो जाती है। ओके। बट हम वो ये चीज़ें अभी आप एक फिजियो के पास जाओगे जो कि उसको रिलीज़ करेगा, जो उसको करेक्ट कर देगा, तो जो भी पोस्चर अलाइनमेंट होता है, पोस्चर करेक्शन होता है, वो चीज़ें उसमें आती हैं। तो यानी कि 80% माइग्रेशंस को, सर्वाइकल पेन को, माइग्रेन को, सॉरी, सो यानी कि 80% माइग्रेन को, सर्वाइकल पेन होता है, इसको अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट की अगर हेल्प लें तो बहुत ही ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, देयर आर लाइक हाँ बहुत सारे कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे मेरे जैसे जो लोग इसको प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत टाइम पे क्या होता है कि अभी आप मॉडर्न एज में देखा जाएगा तो बहुत टाइम पे बहुत सारे फिजियो क्लिनिक हैं, वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए भी कर रहे हैं। तो आप यू शुड चूज द राइट फिजियो फॉर योर ट्रीटमेंट। गॉट इट। अभी मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ कि एक दिन रात को बढ़िया दारू पी और उसके बाद वो टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीके से सो गया। अगले दिन गर्दन पूरी अकड़ गई, अब वो उठ ही नहीं पा रहा है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि सुबह उठे और नेक पेन है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए अब वो इस वजह से होता है क्योंकि आप कंटिन्यूस जब आप स्ट्रेंथ में नहीं हो, आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में सो गए और उस पोजीशन में क्या मसल को स्पेस नहीं मिल पाया, तो और ऑलरेडी आपने ड्रिंक करी हुई है तो मसल डिहाइड्रेटेड भी है, क्योंकि तो डिहाइड्रेशन और जो से कल गलत पोस्चर में सोने की वजह से मसल कैच हो जाती है। तो जब भी कोई स्पाजम आता है एटलीस्ट वो 3 to 4 डेज तक रहता है। उस स्पाजम में आप ट्राई करो कि फर्स्ट आइसिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, और उसको फिर मतलब रिलैक्स, यदि इफ़ यू कैन गो फॉर फिजियो देन गेट, बट हाँ दैट ड्यूरेशन 3 डेज़ के बीच में आप मसाज मत करो, क्योंकि भी जब स्पाजम होता है उसमें मसाज दोगे तो स्वेलिंग बढ़ जाता है। ओके।
तो ऑलवेज जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो ट्राई करो कि ऑलवेज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज आइस एंड स्ट्रेचिंग और मसाज से बचो। मसाज, क्योंकि हाँ स्पाज्म में कभी भी मसाज नहीं दें क्योंकि वो बढ़ा देता है। ओके, सो अरविंद भाई, जैसे आपने बहुत सेलिब्रिटीज को ट्रीट किया है ना, तो क्या एक नॉर्मल इंसान अगर आपको रीच आउट करना चाहता है तो पहली चीज तो वो कैसे रीच आउट करे, और दूसरी चीज किन किन चीजों के लिए वो आपको रीच आउट कर सकते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स? देखिए, मैं कोई ऐसा मेरे लिए तो कोई भी सेलेब्स हो या एथलीट हो, सब नॉर्मल पेशेंट की तरह मैं सबको ट्रीट करता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा कोई नहीं कि कोई ऐसा सेलेब्स है तो ही मैं उसको ट्रीट करूँगा। दूसरी चीज़ है कि मतलब मैं हर एक तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे को बस कोई ऐसा चैलेंज है जो कोई बोले कि हाँ ये ठीक नहीं हो सकता, आई ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंज। मेरे को कि मैं जितना लेवल हो सकता है कि मैं आई कैन ट्राई माई बेस्ट टू हील देम अनटिल अनलेस आई एम लाइक कि किसी को सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। आई लव टू ट्रीट द कॉम्प्लेक्स इंजरीज। उसके अलावा यदि किसी को यदि रियल लाइफ में जिसको लग रहा है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है, उसका लाइफ स्टाइल मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, इवन फॉर पीपल लाइक हु आर गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑल्सो, उसके लिए भी ट्रीट करता हूँ। बिकॉज देयर आर लाइक सम पास्ट हिस्ट्री ऑल्सो, आई हैव ट्रीटेड फ्यू पेशेंट हु हैड अ लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेस फैक्टर एंड ऑल, सो फॉर दैट आई ट्रीट। बोलते हैं ना, स्ट्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से आपकी जो फिजिबिलिटी थी, वर्क इम्पैक्ट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आई ट्रीट फॉर दैट ऑल्सो। और मेरे लिए मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, एक कंप्लीट पैकेज होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई लाइक कि मतलब मैं उस बंदे का कम समय में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, दैट इज़ माई इफेक्टिवनेस बहुत हाई हो। हाँ। सो आपको रीच आउट कैसे करें? So you can reach me out on my email address or maybe on my Instagram profile, so my manager can see that and they can revert me back for the appointments. थैंक यू सो मच अरविंद भाई, आज टाइम निकालने के लिए। एंड आज आपको भी नेक में बहुत प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी आपने कैंसिल नहीं किया। बहुत मज़ा आया। ओलंपिक्स के बारे में बहुत सीखने को मिला है ना, और हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me and having here. Maybe because I had a spasm but still I could manage it, so I came here. लगा नहीं वैसे मुझे देख के इतना कि नेक में बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, सुबह जब मैं उठा था तब तो मैं हिल नहीं पा रहा था, बट लाइक आई डिड माई सेल्फ ट्रीटमेंट। खुद को फिजियोथेरेपी दे दी। हाँ, टुडे मैं बोलते हैं ना, फिजियो नीड्स फिजियो, तो आई वाज लाइक कि हाँ मैं आज खुद को ट्रीट किया। चलो, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज़ क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले वो बना सकें। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।